नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपा मंगलानी। हमारा आज का टॉपिक है सर्वोच्च न्यायालय। तो हमने देखा कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो है उसकी न्यायिक व्यवस्था की हमने संरचना आज हम जानेंगे और ये भी जानेंगे कि उसका क्षेत्राधिकार क्या है। नया टॉपिक है, महत्वपूर्ण टॉपिक है, सवाल बनता है इसमें से। आपके मेन एग्ज़ाम में तो आता ही है और कंपटीशन में भी इसमें सवाल आता है। तो आइए देखते हैं सर्वोच्च न्यायालय की संरचना एवं इसकी शक्तियाँ। तो जहाँ तक न्यायाधीशों की योग्यता का सवाल है तो संविधान के अनुच्छेद 124(3) में न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति की अर्हताएं या योग्यताएं निश्चित की गई हैं। इसके अनुसार कोई भी व्यक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए तभी योग्य होगा जब वह भारत का नागरिक हो, किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश रहा हो, अथवा किसी उच्च न्यायालय का या ऐसे 2 या 2 से अधिक न्यायालयों का लगातार कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्त रहा हो, अथवा राष्ट्रपति की राय में पारंगत विधिवेता हो। जहाँ तक उच्चतम न्यायालय के अवस्थान का संबंध है तो उल्लेखनीय है कि इसकी मुख्य पीठ नई दिल्ली में स्थित है, लेकिन मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति से जो है अन्य स्थान पर भी सुनवाई कर सकता है, ऐसा लिखा हुआ है, ऐसा माना जाता है। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में हम अलग टॉपिक में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम जानेंगे कि कोलेजियम व्यवस्था क्या है और अन्य व्यवस्थाएं क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय के गठन के संबंध में प्रावधान किया गया है। संविधान के अनुसार भारतीय संसद को उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन व शक्तियों को विनियमित करने के लिए विधि निर्माण की शक्तियां प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय भारत में लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना के बाद ही 28 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था। इससे पहले 1937 से 50 के दौरान संसद भवन में चैम्बर ऑफ प्रिंसेस में फेडरल कोर्ट ऑफ इंडिया कार्यरत था। संविधान में मूलतः सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सहित कुल 8 न्यायाधीशों की व्यवस्था की गई थी, लेकिन समय समय पर इनकी संख्या जो है बढ़ाई गई और वर्तमान में जो है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की अधिकतम संख्या मुख्य न्यायाधीश सहित 31 की गई है केंद्र सरकार ने, और इस पे समय समय पर जो है वो संख्या जो है वो बढ़ती रही, तो वर्तमान समय में संख्या 31 है। इसके साथ ही संविधान के अनुच्छेद 127 और 128 के अनुसार उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से उच्चतम न्यायालय के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश को स्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य करने का अनुरोध कर सकता है, तथा स्थायी न्यायाधीशों की गणपूर्ति न होने की स्थिति में किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय का तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। तो भारत में न्यायिक व्यवस्था का संरचनात्मक ढांचा इस प्रकार है, आप इस चित्र से देख सकते हैं। न्यायपालिका है, फिर उच्चतम न्यायालय यानी सर्वोच्च न्यायालय भी जिसे कहा जाता है वो राष्ट्रीय स्तर पर है। राज्यों में उच्च न्यायालय हैं जो कि राज्यों के स्तर पर है, और उसके नीचे जिला और सेशन न्यायालय है जिला स्तर पर, और फिर उसके नीचे महानगर मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश का न्यायालय, दूसरी ओर न्यायिक मजिस्ट्रेट एवं सिविल न्यायाधीश का न्यायालय महानगर के अतिरिक्त अन्य स्तर पर, और फिर ग्रामीण न्यायालय विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1928 के तहत विवादों को आपसी समझौतों के द्वारा तय करने हेतु गांव के स्तर पर ग्रामीण न्यायालयों के का प्रावधान है। तो ये न्यायाधीशों की भारत में सारी न्यायिक व्यवस्था का पूरा मैंने आपको ढांचा जो है वो इस रेखा चित्र के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। वर्तमान समय में जो है जो भी न्यायाधीश हैं उनका जो कार्यकाल है उसको हम अलग से एक टेबल में उस पर ये चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं उच्चतम न्यायालय के क्षेत्राधिकार की। तो विश्व के किसी भी अन्य न्यायालय की तुलना में भारत के सर्वोच्च न्यायालय को व्यापक क्षेत्राधिकार प्राप्त है, और हम उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को निम्नलिखित शीर्षकों के माध्यम से विवेचित कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि वो अभिलेख न्यायालय है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 129 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को अभिलेख न्यायालय घोषित किया गया है। सामान्यतः अभिलेख न्यायालय से क्या मतलब है, उससे यह आशय है कि ऐसा न्यायालय के निर्णय और कार्यवाहियां लिखित होती हैं, इसके अभिलेखों का प्रमाणित मूल्य होता है। सर्वोच्च न्यायालय के जो भी आदेश है या निर्णय है उसकी अवहेलना अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अगर की जाती है
तो उस पर न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के अभियोग में वो उसे दंड दे सकता है। तो इस प्रकार न्यायालय की अवमानना को भी परिभाषित किया गया है और उसके जो निर्णय हैं वो लिखित होते हैं। दूसरी बात यह है कि प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। अनुच्छेद 131 के अनुसार उच्चतम न्यायालय को कुछ मामलों में अनन्य प्रारंभिक क्षेत्राधिकार प्राप्त है। उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऐसे मामले आते हैं जिनकी सुनवाई करने का अधिकार किसी उच्च न्यायालय अथवा अधीनस्थ न्यायालयों को नहीं होता। केवल उच्चतम न्यायालय ही या सर्वोच्च न्यायालय ही इस मामले में जो है सुनवाई कर सकता है। जैसे भारत संघ तथा एक या एक से अधिक राज्यों के मध्य उत्पन्न होने वाले विवादों में सुनवाई कौन करेगा? सर्वोच्च न्यायालय। दूसरा, भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्यों और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवादों में भी सुनवाई सर्वोच्च न्यायालय करेगा। यदि दो राज्यों के बीच में कोई विवाद है जिसमें वैधानिक अधिकारों का प्रश्न निहित हो तो भी जो है सुनवाई वो करेगा। तो प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय उसी विवाद के निर्णय को स्वीकार करेगा जिसमें किसी तथ्य विधि का प्रश्न शामिल हो। बिहार राज्य बनाम भारत संघ मामले में निर्णित किया गया था कि अनुच्छेद 131 के अधीन प्रस्तुत किया गया कोई विवाद दो सरकारों के बीच उत्पन्न होना आवश्यक है। सरकार बनाम सरकारी पक्षकारों के बीच का कोई भी विवाद उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में नहीं आता। इसी प्रकार कर्नाटका राज्य बनाम भारत संघ तथा राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ के वादों में भी ये निर्धारित किया गया है कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा संचालित किसी कंपनी के बीच उत्पन्न विवाद को अनुच्छेद 131 की व्याख्या में समाविष्ट नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार हमने अलग अलग निर्णयों में भी देखा है कि किस तरह से कौन कौन से मामले जो हैं वो उच्चतम न्यायालय के प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में आते हैं। तीसरी बात, उच्चतम न्यायालय रिट जुरिडिक्शन है, उस लेख क्षेत्राधिकार है। संविधान के मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी यह अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि अगर मूल अधिकारों का प्रवर्तन न हो तो वो प्रवर्तन करवाने के लिए रिटें जारी कर सकता है। हम मौलिक अधिकारों में इन रिटों पे बात कर चुके हैं। ये रिटें कौन कौन सी होती हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार पृच्छा, उत्प्रेक्षण और प्रतिषेध, ये सारे लेख होते हैं जो कि जारी किए जाते हैं। अच्छा, संविधान के अनुच्छेद 32 के अधीन सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन संविधान के आधारभूत अंग हैं और वो रिटें जारी कर सकते हैं। तो संसद जो है अगर मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति को ना तो अपवर्जित कर सकती है और ना ही मौलिक अधिकारों को न्यून कर सकती है। तो जब कभी भाग 3 के मौलिक अधिकारों को बनाए रखने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय को है तो वो लेख क्षेत्राधिकार या रिट जारी कर सकता है। अच्छा, चौथी बात यह है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है अपीलीय अधिकार है। देश का जो सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन है? सर्वोच्च न्यायालय। जो उच्च न्यायालयों के निर्णय के विरुद्ध उसको अपील सुनने का अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 132 और अनुच्छेद 136 में वर्णित है कि अपीलीय अधिकार के आधार पर सर्वोच्च न्यायालय जो है वो अपील सुन सकता है। किन किन मामलों में सुन सकता है अपील? संवैधानिक मामलों में सुन सकता है जहां संविधान से संबंधित विधि का जटिल प्रश्न हो। दीवानी मामलों में सुन सकता है, अनुच्छेद 133 के तहत विधि का कोई सार्वजनिक महत्व का कोई प्रश्न हो तो उसका निर्णय उच्चतम न्यायालय में किया जाना आवश्यक है। इसके अलावा फौजदारी मामलों में भी सुन सकता है। अनुच्छेद 134 के तहत फौजदारी मामलों में वो जो है अपील सुन सकता है। तो उल्लेखनीय है कि फौजदारी अथवा दांडिक विषयों में भी अपील का प्रमाण पत्र देने का अधिकार उच्च न्यायालय का विशेषाधिकार है, किंतु उच्च न्यायालय अपने विशेषाधिकार का मनमाना प्रयोग नहीं कर सकता है। उच्चतम न्यायालय ने यह मत व्यक्त किया है कि उच्च न्यायालय को केवल असाधारण परिस्थितियों में ही जहां न्याय इसकी अपेक्षा करता है वहां इसका हस्तक्षेप करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने देखा कि सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, अपील सुनने वाला जो है सर्वोच्च न्यायालय भी है। इसी तरह से सर्वोच्च न्यायालय का विशिष्ट पुनर्विचार या स्पेशल अपील भी सुन सकता है। संविधान के अनुच्छेद 136 के अनुसार उच्चतम न्यायालय अपने विवेकानुसार भारत के किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा किसी वाद या मामले में पारित किए गए या दिए गए किसी निर्णय, डिक्री, अवधारण, दंडादेश या आदेश के विरुद्ध अपील के लिए विशेष इजाज़त दे सकता है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा ये निर्धारित किया गया है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील के लिए विशेष अनुमति के अधिकार को अब संविधान के अनुच्छेद 136 द्वारा नियमित किया जाएगा।
इस संशोधन के पश्चात समान प्रकृति के वाद को किसी पक्ष या व्यक्ति द्वारा उच्चतम न्यायालय में उपस्थित किया जा सकेगा। इससे पूर्व महान्यायवादी के आवेदन पर ही उच्चतम न्यायालय कार्यवाही कर सकता था, लेकिन अब उच्चतम न्यायालय महान्यायवादी या किसी पक्ष के आवेदन से संतुष्ट है कि किसी वाद या वादों को एक ही कानूनों में अंतर्निहित है, तो किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों के ऐसे मामले को सुनवाई के लिए ले सकता है या उस पर विशेष जो है पुनर्विचार याचिका दे सकता है। स्पष्ट है कि अनुच्छेद 136 में उच्चतम न्यायालय को ये विस्तृत शक्ति प्राप्त है। वो किसी भी उच्च न्यायालयों में कोई मामला विचाराधीन है तो वो अपने यहाँ मंगवा कर और सर्वोच्च न्यायालय उस पर निर्णय दे सकता है। एक और बात है कि परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि जब उसे ये प्रतीत हो कि विधि या तथ्य को कोई प्रश्न है तो वो सर्वोच्च न्यायालय से कह सकता है कि मुझे इस पर सलाह चाहिए। वो सलाह ले सकता है, परामर्श ले सकता है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय के लिए आवश्यक नहीं है कि वो परामर्श दे ही, राय देने के लिए बाध्य नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो परामर्श ले सकता है। भारत के राष्ट्रपति ने कुछ मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से राय ली है। ये मामले इस प्रकार हैं: 1951 में इंदी दिल्ली लॉज एक्ट के मामले में, 52 में इन द केस्टो एक्ट के मामले में, इसी प्रकार अलग अलग सालों में। आप देखिए 1991 में इन द मैटर ऑफ कावेरी वाटर डिस्प्यूट्स और ट्रिब्यूनल के मामले में, 1993 में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद के मामले में, 2002 में स्पेशल रेफरेंस गुजरात विधानसभा के मामले में भी उसने परामर्श मांगा है। तो इस प्रकार जो है सर्वोच्च न्यायालय के पास ये अधिकार है कि वह समय समय पर जो है वो परामर्श मांग सकता है, लेकिन उच्चतम राष्ट्रपति परामर्श मांग सकता है, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय जो है वो परामर्श देने के लिए बाध्य नहीं है। तो ये एक महत्वपूर्ण बात है जो कि हमें जाननी चाहिए। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि इस विवरण से स्पष्ट है कि भारत में सर्वोच्च न्यायालय के पास विस्तृत क्षेत्राधिकार हैं एवं शक्तियां प्राप्त हैं, जिसके द्वारा संपूर्ण न्याय व्यवस्था का संचालन करता है। उच्चतम न्यायालय अभिलेख न्यायालय, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार न्यायालय, लेख क्षेत्राधिकार, अपीलीय प्राधिकार, विशिष्ट पुनर्विचार एवं परामर्शदाती क्षेत्राधिकार रखता है। तो हम जो है ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसकी प्रिपरेशन करें। और सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार अक्सर पूछा जाता है, तो उसको आप ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स बनाएं और अपने और अपने परिवार का स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और जब हम मिलेंगे तो इस टॉपिक पर फिर से एक बार और विस्तृत चर्चा करेंगे। शुभकामनाएं।